हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंटिंग कॉमर्स एंड जीएसटी सिंप्लीफाइड। आज के वीडियो में हम कुछ और भी अकाउंटिंग टर्म के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि पिछले दो वीडियो में मैंने आपको नहीं बताया था। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो ये गुड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एक्रूड इनकम क्या होता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए, कुछ जिससे आप इस टर्म को ज़्यादा भूल नहीं पाए, और अच्छे एग्जाम कुछ दो चार एग्जाम्पल मैं दूंगा जिससे आपका भी कंसेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो सबसे पहले आज का गुड्स है। गुड्स किसे कहते हैं? गुड्स क्या होता है? गुड्स जो होता है, जो भी जैसे हम कोई भी गुड्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? सामान। कोई भी सामान लेते हैं, कोई भी सामान हम बेचते हैं तो उसको गुड्स कहते हैं। कॉमन भाषा में हम यही कहते हैं। अकाउंटिंग टर्म में वो कहते हैं, मैं अकाउंटिंग टर्म में गुड्स किसको कहते हैं? सबसे पहले जैसे हमारी कोई बिजनेस है, बिजनेस में हम कोई सामान परचेज करते हैं अपने होलसेलर से, और उसको हमको रीसेल करना होता है। ठीक है, हम उसको इसलिए परचेज करते हैं कि हमको उसको रीसेल करना होता है। तो इस जो भी सामान हम रीसेल करने पर्पज के लिए अपने दुकान में लेके आते हैं, अपने शॉप में लेके आते हैं, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। तो गुड्स का जो डिफिनेशन है आपका, फॉर रीसेल जो भी सपोज एक क्लॉथ का जो भी हम सामान बिजनेस में लेके आते हैं उसको हमको रीसेल करना मेरा सोल मोटिव होता है, तो उसको हम गुड्स कहते हैं। सपोज आपकी एक क्लॉथ की दुकान है, ठीक है, आपको क्या करना है, क्लॉथ आपने होलसेलर से परचेज किया और इसको आपने सेल कर दिया, तो उसको क्या बोलेंगे? हम गुड्स बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम क्लॉथ की दुकान है, क्लॉथ ही बेचेंगे। हम खरीदते ही इसलिए कि हमको इसको बेचना है, प्रॉफिट पे जैसे बेचना है। इसी तरह से स्वीट्स की दुकान है, ठीक है, उसके बाद बहुत तरह के स्वीट्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो स्वीट्स मान लो किसी ब्रांड से जैसे अमूल वगैरह से कुछ स्वीट्स वगैरह परचेज किया जिसको उसको रीसेल करना है, इसको भी हम क्या कहेंगे? गुड्स कहेंगे। सपोज इसी तरह से हमारा एक मोबाइल का शॉप है, ठीक है, तो हम हम किसी हमने होलसेलर से मोबाइल लिया और उसको हमने अपने शॉप में लेके आए, और उसको हम इसलिए लेके आए क्योंकि उनको रीसेल करना है मोबाइल को, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि गुड्स किसी के लिए एसेट्स भी हो सकता है और किसी के लिए गुड्स मतलब रीसेल करने के लिए भी हो सकता है। तो इन दोनों में डिस्टिंक्शन रखना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कुछ सामान लेके आए, मान लो आपका एक क्लॉथ का शोरूम है और आपका क्या कहते हैं, आपने कुछ फर्नीचर परचेज किया है, ठीक है, तो फर्नीचर आपने किस लिए परचेज किया? फर्नीचर जो आपने परचेज किया इसको आप रीसेल करने के लिए तो नहीं खरीदा है आपने, क्योंकि आपने इसको रखा है कि आपका काउंटर बने, आप चेयर वगैरह रखे ताकि कस्टमर आके हमारे शॉप पे बैठें और जो भी उन्हें परचेज करने में कन्वीनियंट महसूस हो, तो हमारा सामान ज़्यादा भी इस बेसिस से उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छे से बैठने की व्यवस्था होगी तो हमारा सेल बढ़ेगा। हमने इसको रीसेल जो चेयर जो हमने खरीदा है, जो कंफर्ट जो भी एसी वेसी लगाया है अपने शॉप में, वो हमने सेल करने के लिए नहीं लगाया है क्योंकि हम उसमें डील नहीं करते। ठीक है, तो ये जो हमारा जो ये है, इसी को हमने जो परचेज किया, जैसे फर्नीचर वगैरह परचेज किया, कंप्यूटर परचेज किया, एसी परचेज किया, तो ये हमारे लिए गुड्स नहीं कहलाएगा, ये हमारी एसेट्स होगा क्योंकि हम इसको कंटिन्यूस यूज करेंगे, इसका हमारा पर्पस रीसेल नहीं होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी हम सामान परचेज करते हैं गुड्स को, अगर वो रीसेल करने का पर्पस उसमें है तो वो हमारे गुड्स होगा। अगर हम उसको कंटिन्यूस यूज करने के लिए यूज़ करते हैं और उसको रीसेल करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं तो गुड्स नहीं होके उसको एसेट्स बोलेंगे। इसी तरह से आपको जैसे फर्नीचर, यही जो फर्नीचर है आपके लिए तो एसेट्स हो गया, लेकिन ये फर्नीचर मर्चेंट के लिए क्या हो जाएगा? गुड्स हो जाएगा, क्योंकि वो इसी में डील करता है, उसका काम है फर्नीचर परचेज करना फिर उसको रीसेल करना, तो इसको गुड्स बोलेंगे। ठीक है, तो गुड्स आपका क्लियर होगा। द कमोडिटी विच इज बॉट इन द बिजनेस, द कमोडिटी गुड्स के बारे में बताता हूँ। गुड्स के बारे में बताता हूँ। गुड्स bought in the business
और रीसेल। ठीक है, तो अब क्या है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रीसेल जो मेन पर्पस था, रीसेल से ही आप डिफाइन कर पाओगे कि कोई भी सामान आपका गुड्स है या कोई भी सामान आपका एसेट्स है। ठीक है, अब दूसरा नेक्स्ट आते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस है कि एक्सपेंस द बेनिफिट ऑफ which goes beyond one accounting period। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंस है कि ऐसा एक्सपेंस जिसके बारे में हमने, जिसके लिए हमने पेमेंट कर दिया और जिसका बेनिफिट जो है हमारा, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं उससे बियॉन्ड, उसके बाद भी उसका बेनिफिट हमें मिलता रहेगा, तो ऐसे एक्सपेंसेस को हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। गोज बियॉन्ड द अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है इंश्योरेंस। सपोज जैसे आपने बिजनेस किया, ठीक है, आपका बिजनेस है, तो आपने इस बिल्डिंग में, बिजनेस का जो एक बिल्डिंग है, बिजनेस का जो बिल्डिंग है उसका आपने क्या किया? इंश्योरेंस कराया। नॉर्मली क्या होता है, पीरियड, इंश्योरेंस का जो पीरियड है, इंश्योरेंस आपने कराया, नॉर्मली इंश्योरेंस क्या होता है? 12 मंथ का होता है। ठीक है, अब सपोज आपका अकाउंटिंग पीरियड जो होता है फर्स्ट 1/4/2020 से शुरू हुआ और ये खत्म होगा 31 मार्च 2021। ठीक है, अब बताओ ये इंश्योरेंस आप सपोज मान लिया 12 मंथ का इंश्योरेंस कराया 10,000 का। ठीक है, 10,000 का इंश्योरेंस कराया बिजनेस का। आपने बिल्डिंग की, आप जिस बिल्डिंग में आप काम अपने शॉप खोल रखा है उसका आपने इंश्योरेंस कराया, 1 साल के लिए कराया। नॉर्मली इंश्योरेंस पीरियड क्या होता है? 1 साल का होता है। तो सपोज आपने अगस्त में कराया, जैसे आज कितना, आज अगस्त में कराया, जैसे आज 24 अगस्त, ठीक है, 24 अगस्त है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब? इंश्योरेंस पीरियड कब, इस अकाउंटिंग पीरियड में कितने महीने हो गए हमारे? अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, इसी तरह मार्च तक ये अकाउंटिंग पीरियड मेरा कितने महीने बच गया अभी? 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने का जो होगा ये, जो अप टू जो मार्च है, ये क्या हुआ? 8 मंथ। 8 मंथ मेरा जो इंश्योरेंस जो काम करेगा, जिसका बेनिफिट हमारा रहेगा, वो 8 मंथ का जो, अगर इस अकाउंटिंग पीरियड में हमें इस बिल्डिंग का इंश्योरेंस मिलता रहेगा, ठीक है, उसके लिए जो हमने एक्सपेंस किया है वो तो एक्सपेंस में आ जाएगा। जो 8 मंथ का है वो क्या होगा? एक्सपेंस में आ जाएगा। ठीक है, करेंट ईयर का एक्सपेंस में हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसके बियॉन्ड जो 4 महीने का जो हमने इंश्योरेंस किया है, 4 महीने का, इसके बाद मार्च के बाद भी तो हमें इसका बेनिफिट मिलना है, मार्च के बाद भी इसका 4 मंथ का, तो ये जो हमें जिसका बेनिफिट जो हमें मिलने वाला है, जो कि आगे भी हमें मिलता है, जो हमें 4 मंथ इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी जो मुझे बेनिफिट मिलेगा इस इंश्योरेंस के एक्सपेंस का, क्योंकि हमारा बिल्डिंग इंश्योर्ड रहेगा इस अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी, तो ये जो बियॉन्ड वो अकाउंटिंग पीरियड जो भी बेनिफिट हमें मिला रहेगा, इस एक्सपेंस को क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे। तो सपोज हमने टोटल 1 साल के लिए हमें 10,000 हमने खर्च किया कि हमें 1 साल हमारा बिल्डिंग इंश्योर रहेगा, कुछ इसमें कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कुछ भी आ जाए जिससे हमारे बिल्डिंग को कोई नुकसान हो जाएगा,
तो उसको इसके लिए हमने इंश्योरेंस कराया और 10,000 का प्रीमियम पे किया हमने। तो इस इंश्योरेंस का क्या होगा, दो पार्ट में डिवाइड होगा। 8 महीने का जो भी हमारा होगा वो हम एक्सपेंस कहेंगे, और 8 महीने के बाद जो बेनिफिट होने वाला है तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस कहेंगे, क्योंकि ये इस अकाउंटिंग पीरियड का नहीं है, एडवांस में हमने पेमेंट कर दिया, जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड के बाद भी हमें मिलता रहेगा। जो एक्चुअली इस केस में हमने 4 महीने का हुआ, तो 12 महीने के लिए हमने 10,000 का पेमेंट किया, तो 4 मंथ के लिए क्या हो जाएगा, 4 मंथ के लिए 4/12 इंटू 10,000, ठीक है। तो इतना जो है, ये जो आएगा हमारा, जो भी इसका वैल्यू आएगा, सपोज इसका 333 आ जाएगा, 3,333 रुपये का जो इंश्योरेंस का प्रीमियम हमने 3,333 रुपये आए, इसको हमने क्या किया, ये हमारे 4 महीने अपने अकाउंटिंग पीरियड के बाद का है, जो जिसका बेनिफिट हमें नेक्स्ट ईयर भी मिलता रहेगा। तो इस 4 महीने के खर्चे को हम 3,333 रुपये को आउट ऑफ ये 10,000 में से ये जो हो जाएगा इसको प्रीपेड बोलेंगे, ठीक है। और जो बाकी बचेगा 6,7,6,6,6,7 इसको हम क्या बोलेंगे, इस ईयर का एक्सपेंस बोलेंगे। तो आपको क्या है कि अकाउंटिंग पीरियड के हिसाब से अपने खर्चों को बंटवारा करना होता है, कि जो इस अकाउंटिंग पीरियड का है उसी अकाउंटिंग पीरियड में उसको कंज्यूम करना है, और जो बाहर के जो बियॉन्ड जो अकाउंटिंग पीरियड है तो उसको हम एडवांस में जिसका बेनिफिट हमने पहले ही पे कर दिया है, जिसका बेनिफिट मुझे मोर देन 1 अकाउंट बियॉन्ड अकाउंटिंग पीरियड भी हमें मिलता रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपका। इस केस में आपका 3,333 क्या जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस। चलिए नेक्स्ट आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं, सपोज हमने क्या कर, आउटस्टैंडिंग मीन्स अनपेड भी इसको कह सकते हैं, जो भी एक्सपेंस हमने किए हैं, जैसे सैलरी दिया, हमने रेंट दिया, जो कि अनपेड रह गया हमारा, जिसका हमने पेमेंट नहीं कर पाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसका जो अकाउंटिंग टर्म में जो डिफिनेशन दिया गया है वो ऐसे है कि एक्सपेंस फॉर विच benefit has been taken in the business but payment has not been made. ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो होता है जिसका हमने बेनिफिट तो ले लिया है, जैसे लेकिन उसका हमने अभी भी पेमेंट नहीं किया। सपोज मान लो हमारी बिल्डिंग है, ठीक है, इसका हमें रेंट पे करना है। तो आज मेरा सपोज मान लो अकाउंटिंग के लिए खत्म हो रहा है 31 मार्च 2021 को खत्म हो जाएगा इसको, ठीक है। तो हम 31 मार्च को जो भी हमारा जो बिल्डिंग का रेंट जो कि अनपेड रहेगा, जिसको हमने पेमेंट नहीं किया 31 मार्च तक, वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, उसको आउटस्टैंडिंग रेंट बोल देंगे, ठीक है। इसी तरह मान लो अपने स्टाफ, अपने बिजनेस कर रखा है, आपने कुछ स्टाफ को रखा है जिसको आप सैलरी पे रखा है आपने,
और उसका मार्च का मंथ का सैलरी आपने नहीं पेमेंट किया, तो वो जो अकाउंटिंग ईयर एंड तक भी आपने उसको पेमेंट नहीं किया, अनपेड रह गया वो, तो ये भी आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से इसको बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से क्या कहते हैं, मान लिया आपके पास व्हीकल है, बिजनेस के यूज़ के लिए आपने ट्रक रखा हुआ है कि सामान इधर उधर ढुलाई उलाई करने के लिए आपने ट्रक रखा है। ठीक है, अब इसका कुछ रिपेयर एंड मेंटेनेंस है जिसको आपको कराना है। आपने सपोज आपको 29 मार्च को आपने इसको रिपेयर मेंटेनेंस कराया, लेकिन इसका पेमेंट क्या किया आपने, अप्रैल नेक्स्ट मंथ में किया। ठीक है, तो हमें अकाउंटिंग पीरियड कब एंड करना होता है, नॉर्मली 31 मार्च को एंड करना होता है। तो जो भी एक्सपेंस जो है इसका बेनिफिट तो हमने 29 मार्च को ले लिया, जैसे हमने ट्रक का रिपेयर कराया तो 29 मार्च को इसका रिपेयर करा लिया, इसका पेमेंट हमने उसको अप्रैल में दिया। तो क्या हुआ कि 31 मार्च को ये जो हमने रिपेयर का जो पेमेंट जो अनपेड रह गया, इसको हम क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के आराम से बोलेंगे। मतलब कहने का ये मतलब है कि आपने जो जिस अकाउंटिंग पीरियड में आपने एक्सपेंस का सारा बेनिफिट ले लिया, ठीक है, और जिसका पेमेंट आपने नहीं किया, जैसे सैलरी का पेमेंट, सैलरी आपने स्टाफ ने आपके यहाँ पूरे साल काम किया, उसकी सैलरी आपने मार्च में कुछ अनपेड रह गई थी, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाएगी। इसी तरह आपने कुछ क्या कहते हैं रेंट आपका अनपेड रह गया तो आउटस्टैंडिंग, इसको भी आउटस्टैंडिंग रेंट कहेंगे। अनपेड हो गया मतलब कि आपने उसको यूज़ तो किया, आपने सारा बेनिफिट उसका लिया, आपने रेंट पे यूज़ किया, आपने पूरे साल भर यूज़ किया, लेकिन उसका कुछ अमाउंट अभी भी अनपेड है जिसको आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो क्या बोलेंगे, उसको आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सपेंस तो हम बुक करेंगे अकाउंटिंग ईयर में, लेकिन उसका पेमेंट ना भी करेंगे तो उसका पेमेंट अगर हम ना करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, अनपेड एक्सपेंस आपको ध्यान में रखना है जिससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, ये जो है अगला नेक्स्ट जो है एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम, अब एक्रूड इनकम क्या होता है, सपोज कोई भी इनकम ऐसा हो जिसका हमें, जैसे हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात की, इसका ठीक उल्टा है। अब जैसे कोई भी इनकम हो जिसका पेमेंट हमें नहीं मिला है, हमने उसका सर्विस दे दी है। सपोज मान लो हमने एक ब्रोकरिंग के हमने एक ट्रेड डील सेटल करवा दी किसी दूसरे बिजनेसमैन को, किसी होलसेलर से उनको मीट करवा दिया, जिससे हमने उसको बोला था कि एग्री हुआ था कि हम आपको होलसेलर से मिलवा देंगे, तो आपको जो भी डीलिंग होगी उस पर कुछ हमें कमीशन देंगे आप। ठीक है, कमीशन देंगे आप। ठीक है, तो हमने उसको एक डील करा दी। ठीक है, मिस्टर एक्स, सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स हमने एक डील की थी मिस्टर एक्स से कि मिस्टर एक्स को जो मिस्टर वाई जो होलसेलर है, मिस्टर वाई जो होलसेलर है, मिस्टर वाई जो होलसेलर है, इसको मैं इससे मिला दूंगा और एक गुड्स का डील करवा दूंगा, होलसेल गुड्स का डील कराऊंगा, गुड्स डील करवा दूंगा। तो क्या होगा, मिस्टर एक्स जो है मुझे कुछ इसका कमीशन दे देगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसके मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में एक मीटिंग करवा दी और एक डील फाइनल हो गया। सपोज डील फाइनल हो गया 10 लाख का। ठीक है, तो हम दोनों के मेरे और मिस्टर एक्स के बीच में एक डील हुई थी कि जब भी ये 10 लाख की आप डील कराओगे तो उसका हम आपको 1% जो है कमीशन देंगे। ये हमारा डील हुआ था। ठीक है, तो 1% कमीशन कितना आएगा हमारा, 10,000। ठीक है, तो क्या हमने उसको सर्विस दे दी मिस्टर एक्स को, मिस्टर वाई से मिला दिया, उनकी बिजनेस डीलिंग 10 लाख की करवा दी, उस पर एग्री हुआ था कि वो 10,000 हमें कमीशन दे देगा। ठीक है,
अब क्या हुआ कि मार्च के एंड तक भी इसने हमें कमीशन नहीं मिला है। हमने सर्विस तो दे दी, लेकिन अभी तक हमें इसका 10,000 जो हमारा 1% कमीशन बनता है वो अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो ये जो मुझे अनपेड हो गया, जो कि मुझे मिलना है, मैंने सर्विस दे दी और मैंने बेनिफिट दे दी मुझे, लेकिन मुझे अभी इनकम इसका मिला नहीं है, अभी तक पेमेंट मिला नहीं है। तो आज के डेट में जब हम अकाउंट फाइनलाइज करेंगे तो इस जो 10,000 का कमीशन है जो कि अनपेड रह गया, अनपेड मीन्स अनरिसीवर, अब अनपेड बाय मिस्टर एक्स जो है, मिस्टर एक्स ने मुझे पेमेंट नहीं किया, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन इसको बोलिए, एक्रूड कमीशन। और इनकम भी बोलते हैं, इसी का इसी नेचर को एक्रूड इनकम, ठीक है। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी आपने बेनिफिट तो दे दी, लेकिन आपको उसका पेमेंट नहीं मिला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या है कि आपने बेनिफिट ले लिया और आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। इसमें क्या है कि आपने बेनिफिट दे दिया, ठीक है, लेकिन आपको जो है उसका पेमेंट नहीं मिला, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक्रूड इनकम, ठीक है। एक्रूड इनकम जिसका बेनिफिट हमने दे दिया है लेकिन अभी तक मुझे उसका पैसा नहीं मिला है, तो एक्रूड इनकम कहलाएगा, ठीक है। तो अब जो है, अब मैं आपको जो है इस नॉर्मली है सारे अकाउंटिंग टर्म कवर हो चुके हैं। अब मैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन की बात करूंगा, 2-4 मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज क्लियर करता हूं, जिससे आपका कंसेप्ट जो है थोड़ा और भी पक्का हो जाएगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं इसको, और आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो कंसेप्ट आपका क्लियर रहेगा तो कितना भी वो ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछेगा आप उसको आंसर कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, आपके साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चलिए आप क्वेश्चन करते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पहला जो है, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड्स, इसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा राइट आंसर है, ठीक है। ए, बिल्स पेबल, बी, क्रेडिटर्स, outstanding expenses, D, all of above। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि करेंट लायबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बेसिक इसके बारे में, करेंट लायबिलिटी के बारे में आपको मैंने बताया था कि जो भी लायबिलिटी इसका पेमेंट विद इन 12 मंथ में हम उसको कर देते हैं तो उसको हम करेंट लायबिलिटी कहते हैं। जैसे सप्लायर का पेमेंट हुआ, बिल्स पेबल हो गया, जिसका क्योंकि हमें तो इमीडिएटली नियर फ्यूचर में ही पेमेंट करना पड़ता है, नॉर्मली विद इन 12 मंथ में फिर क्या कहते हैं पेमेंट करना होता है, तो इसको हम करेंट लायबिलिटी बोलते हैं। ये आपको मैंने बताया। तो क्या बिल्स पेबल जो है, बिल्स पेबल को भी हमें विद इन 3-4 महीने का इसका यूजेज पीरियड होता है, उसके विद इन हमें पेमेंट करना होता है, तो ये हमारी करेंट लायबिलिटी हो गई। दूसरा है करे क्रेडिटर, मान लो सप्लायर से हमने कुछ पेमेंट लिया, इसको भी हम सप्लायर से कुछ हमने गुड्स लिया, ठीक है, इसको हमें विद इन 12 मंथ में इसको पेमेंट करना होता है, तो ये भी करेंट लायबिलिटी हो गई।
इसी तरह आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, मान लो कि रेंट तो मान लो हमने स्टाफ का भी आपको बताया कि स्टाफ की सैलरी हमने पेमेंट नहीं की, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। मार्च में हमने उसका पेमेंट नहीं किया, तो मुझे अप्रैल में पेमेंट करना पड़ेगा, तो विद इन 12 मंथ में मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी करेंट लायबिलिटी हो गई। तो आपको बस अब डिफिनेशन पे जाना है कि एन अमाउंट विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ और इन नियर फ्यूचर 12 मंथ और विद इन 12 मंथ में आपको पेमेंट करना है, तो क्या कहते हैं उसको करेंट लायबिलिटी बोलेंगे। और करेंट लायबिलिटी में वो ये तीनों फॉल कर जाते हैं, क्रेडिटर भी फॉल कर जाएगा क्योंकि इसको भी हमें 12 मंथ के अंदर अंदर ही पेमेंट करना होता है। क्रेडिटर को भी हमें सप्लायर हमें विद इन 4 महीने का ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट मिलता है, तो इसको भी हम पेमेंट करते हैं विद इन 12 मंथ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी है कि हमारा आउटस्टैंडिंग मान लो सैलरी पेमेंट नहीं की, तो अप्रैल मार्च की सैलरी हमने नहीं पे की, तो अप्रैल में तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो ये जो है करंट लायबिलिटी में ये चारों इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका विद इन 12 मंथ में हमको इसको पेमेंट करना होता है। तो ये आपका क्या हो गया, करंट लायबिलिटी हो गया, ठीक है। जिसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल इंक्लूड, क्रेडिट लायबिलिटी में सारे इंक्लूड हो जाएंगे, बिल्स पेबल भी इंक्लूड हो जाएगा, क्रेडिटर भी इंक्लूड हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा करते हैं, ए पर्सन who owes money to the business oblique on is called A. Dedicator, B. Supplier, C. Debtor, D. None of these, none of these. दूसरा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस और फर्म। अब मान लो आपने किसी को क्या कहते हैं सामान बेचा, उससे आपका मनी ड्यू है। मान लो किसी से हमें मनी का ड्यू है, हमने सामान बेचा, उससे मनी ड्यू है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जिससे हमें मिलना है, पैसे मिलने हमें, दूसरे आदमी को हमें पे करना है। तो ये पर्सन हु ओज मनी टू द बिजनेस और फर्म इज कॉल्ड, तो जिससे बिजनेस को पैसे मिलने हैं, मतलब कि उसने कुछ उधार लिया था जिसको हमें पेमेंट करना है, जिसको वो पर्सन बिजनेस को हमें पेमेंट करने है। सपोज मान लो हमारा एक बिजनेस है, हमने रामलाल को कुछ 10,000 का क्रेडिट पे दिया था, तो रामलाल ओज मनी टू मी, ठीक है, मतलब मनी टू माई बिजनेस। रामलाल ओज 10,000 टू माई बिजनेस, तो रामलाल मेरे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर क्या होगा, क्रेडिटर होगा, क्रेडिटर नहीं, क्योंकि वो हमारा सप्लायर नहीं, हमें नहीं पेमेंट करना है, हमें मिलना है उससे पेमेंट, तो क्रेडिटर क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। सप्लायर भी नहीं होगा, ठीक है, कि क्योंकि हमें उससे लेना है, हमने उसको सप्लाई किया है और उसे ड्यू उसे हमें पे करना है, ही इज ओइंग मनी टू मी, ठीक है, तो ये सप्लायर भी नहीं होगा। डेटर होगा क्या, अब बताओ, हमने उसको सेल किया, उसको हमें परचेज करना है। डेटर आपको बताया था मैंने कि जिसको हमने भी सेल किया, जो कि हमें अभी तक उसका पेमेंट उसने नहीं किया है, मेरा सेल का जो भी हमने उसको सेल किया था उसका पेमेंट अभी तक मुझे नहीं मिला है, तो मुझे उससे लेना है, तो हमारे लिए वो डेटर हो जाएगा। तो रामलाल मेरे लिए क्या होगा, क्योंकि उसको हमें पेमेंट देना है, तो रामलाल मेरे लिए क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, क्योंकि वो
10,000 उसको हमें पे करना है, ठीक है। तो रामलाल ओज मनी टू मी इज कॉल्ड माई डेटर, नॉट क्रेडिटर, नॉट सप्लायर, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डेटर हो जाएगा, ठीक है। अब तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। Goods means A, commodity to be bought and sold. B, commodity to be bought and not to be sold. तीसरा है commodity to be used and assets. फोर्थ है none of above. ठीक है। अब गुड्स क्या होता है, गुड्स का मीन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि गुड्स वाट एवर वी आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस दैट हैव्स टू फॉर रीसेलिंग पर्पस इज कॉल्ड गुड्स। जो भी हम बिजनेस में लेके आते हैं, उसको हमको रीसेल करना होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहेंगे, ठीक है। तो डिफिनेशन आपको क्या मैंने बताया था, जो भी रीसेल पर्पस, रीसेल ध्यान में रखना है, रीसेल। अब इसमें आप मुझे बताइए क्या सही होगा, कमोडिटी टू बी बॉट एंड सोल्ड। बिल्कुल, अभी आप डिफिनेशन ही बता रहा है आपको कि कमोडिटी को हम परचेज इसलिए करते हैं, जो बिजनेस में सामान ही इसलिए लाते हैं कि रीसेल करने के लिए करते हैं। तो इसका तो ये क्या हो जाएगा, गुड्स, गुड्स में क्लासिफाई, इसी को हम कहेंगे गुड्स। अब दूसरा चॉइस है कमोडिटी टू बी बॉट एंड नॉट टू बी सोल्ड, ठीक है। तो ये गलत क्यों है, इसलिए गलत है कि कमोडिटी क्या है कि हम गुड्स का डिफिनेशन है कि वाट एवर वी आर ब्रिंगिंग इन द बिजनेस that has to be resale, our aim is to resell that goods, ठीक है। तो इस केस में क्या, नॉट टू बी सोल्ड, मतलब इसको अगर रीसेल करने का पर्पस नहीं है, नॉट टू बी सोल्ड का पर्पस नहीं है, तो इसको हम गुड्स में क्लासिफाई नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपने कंप्यूटर लेके आए, ठीक है। कंप्यूटर आपको बिजनेस में बिलिंग के लिए आपको हेल्प करेगा, बिलिंग में आपको हेल्प करता है, प्रॉम्प्ट बिलिंग हो जाती है। इसको आपने कंप्यूटर को रीसेल करने के लिए अपने बिजनेस में लगाया, इसको यूज करने के लिए लगाया, ठीक है। तो ये क्या आ जाए, नॉट टू बी, तो ये गुड्स में क्लासिफाई नहीं होगा, तो ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। कमोडिटी टू बी यूज एज एसेट, सिमिलरली अगर आपने कोई फर्नीचर लेके आए, ठीक है, फर्नीचर लेके आए जिसको आपको रीसेल नहीं करना है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, गुड्स नहीं कहेंगे। तो एसेट्स, ये भी क्या हो जाएगा, एसेट्स, यूज्ड एसेट्स। एसेट्स का क्या होता है, हमको रीसेल, इसमें पर्पस रीसेल नहीं करते हैं एसेट्स को, हम इसको कंटिन्यूअस यूज करने के लिए करते हैं, इसको रीसेल नहीं करते हैं, नॉट फॉर रीसेल। एसेट्स को हम लाते ही बिजनेस में इसलिए है कि उसको हम कंटिन्यूअस यूज कर सके। फर्नीचर, जैसे आपका फर्नीचर हो गया, एसी हो गया, इसको हम लाते हैं, जिसको रीसेल करने के लिए नहीं लाते, उसको कंटिन्यूअस यूज करने के लिए लाते हैं। तो ये हमारा गुड्स नहीं हो, ये हमारे गुड्स में क्लासिफाई नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया कि इसमें क्या होगा, गुड्स मीन्स कमोडिटी टू बी ब्रॉट एंड सोल्ड। तो फर्स्ट जो ए वाला जो होगा, ये ऑप्शन क्या करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है, क्योंकि इसमें रीसेल नहीं हो पा रहा है, ठीक है। रीसेल वाला करेक्ट चीज नहीं है।
नेक्स्ट हम डील करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट में हम आपको ए which is allowed at the time of making payment। which is allowed at the time of sale of goods and at the time of making payment। ठीक है, सी जो है at the which is allowed at the time of sale of goods। डी हो जाएगा नन ऑफ अबव, नन ऑफ दीज। ठीक है, अब मैंने ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम बल्क में कुछ परचेज करते हैं होलसेलर से, तो वो हमें क्या करता है, जितनी क्वांटिटी के हिसाब से वो हमें डिस्काउंट ज़्यादा दे देता है। ठीक है, तो ये जो क्या आता है वो कब देता है? ठीक है, जब वो हमें क्या करता है, गुड्स हमें सेल करता है। ठीक है, सेल करने के टाइम में वो मुझे ज़्यादा हम क्वांटिटी परचेज करते हैं तो उसके हिसाब से हमें क्वांटिटी डिस्काउंट देता है, जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। कि अगर 500 का शर्ट है, जैसे आपको एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि 500 का शर्ट है, ज़्यादा क्वांटिटी खरीदा मैंने, 100 की जगह 200 खरीदा, तो मुझे 450 में दे रहा है, तो 50 रुपये का डिस्काउंट मुझे मिल गया। तो इसको हम क्या कहें, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि जैसे ही वो सेल कर रहा है कुछ, उसी जैसे सेल करने के टाइम में जो हमें डिस्काउंट ऑफर करता है, जिसको हम बोलेंगे ट्रेड डिस्काउंट। तो इसका जो अप्रोप्रिएट जो इसमें आंसर होगा कि ट्रेड डिस्काउंट कब होता है। पहला ऑप्शन है कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। क्या ट्रेड डिस्काउंट हमें तब मिलता है जब हम पेमेंट करते हैं? नहीं सर, पेमेंट तो ट्रेड डिस्काउंट तो हमें तभी मिल जाता है जब हम बल्क परचेज करते हैं, जिसमें वो हमारा जो होलसेलर जो होता है हमें सेल करता है ज़्यादा क्वांटिटी में, सेल करते के टाइम ही ये मुझे दे देता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा तब क्या होता है कि दूसरा चॉइस है कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। तो ऐसा होता है क्या, ट्रेड डिस्काउंट हमें जब वो सेल करता है तब भी मिलता है मुझे, और जब पेमेंट हम करते हैं तभी मुझे डिस्काउंट मिल जाता है, ट्रेड डिस्काउंट नहीं। मैंने आपको बोला अभी कि जब भी आप ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड ही मुझे मिलता है। जैसे ही हम बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं उसी टाइम में हमें वो डिस्काउंट ऑफर कर देता है। तो इसको क्या होता है, एट द टाइम ऑफ सेल ओनली, सेल के अंदर केवल सेल जिस समय वो सेलर करता है उसी समय वो डिस्काउंट ऑफर करता है, तो उसको ट्रेड डिस्काउंट कहेंगे। तो दूसरा चॉइस भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कि हमें केवल सेल ऑफ गुड्स के टाइम में ही हमें मिलता है, लेकिन पेमेंट के टाइम में हमें ये डिस्काउंट मिलता है। पेमेंट के टाइम में जो डिस्काउंट मिलता है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा चॉइस भी इसका क्या हुआ, रॉन्ग हो गया। मतलब तीसरा है कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट तभी ऑफर होता है जब हम बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं। होलसेलर एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड हमें ऑफर करता है, तो उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो क्या इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, थर्ड जो होगा
कि ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये आपका क्या कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट का कंसेप्ट हो गया। इसी तरह इसी में मैं बोल दूंगा कि कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट की जगह कैश डिस्काउंट इंक्लूड्स क्या होता है। कैश डिस्काउंट, इसी में ये सेम चॉइस हम रखते हैं, आप मुझे बताइएगा इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है। ठीक है, कैश डिस्काउंट विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, at the time of making payment which is allowed at the time of sale of goods and at the time of cash discount। क्या है कैश डिस्काउंट में बताया के लिए कैश डिस्काउंट क्या होता है। कैश डिस्काउंट वो होता है कि अगर हमने आपको बताया था मैंने कि जैसे सप्लायर को हम प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, जैसे 3 महीने का ड्यू डेट है, अगर 2 महीने में हम पेमेंट कर देते हैं सप्लायर में मुझे कम पेमेंट में भी वो हमारा ड्यू सेटल कर लेता है, जिसको हम कैश डिस्काउंट करते हैं। सपोज हमने 10,000 का कोई 10,000 का कुछ परचेज किया, ठीक है, उसमें उसने 5% इसको मुझे 2 महीने में पेमेंट करना था। ठीक है, और मुझे 1 महीने उसने मुझे बोला कि अगर आप 1 महीने में पेमेंट कर दोगे तो आपको मैं 500 का डिस्काउंट दे दूंगा, आप केवल 9,500 ही मुझे पेमेंट करना, आपका 10,000 में सेटल कर दूंगा। तो ये जो 500 रुपये का जो डिस्काउंट हुआ वो कैश डिस्काउंट हुआ, वो हमें क्या होगा जैसे हम पेमेंट करेंगे उसी के टाइम में ये डिस्काउंट मुझे मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह के डिस्काउंट को क्या बोलते हैं कैश डिस्काउंट। मतलब जब भी पेमेंट करते समय अर्ली पेमेंट के कारण जो भी हमें डिस्काउंट मिल रहा है उसको हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, कैश डिस्काउंट विच इज अलाउड एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड एट टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट विच इज अलाउड टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है, पेमेंट जब हम करते हैं अर्ली पेमेंट करते हैं तो मुझे डिस्काउंट मिलता है, तो ये क्या है ये करेक्ट आंसर होगा। इसमें दूसरा ऑप्शन है कि विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। बिल्कुल नहीं, केवल मेकिंग में जब हम पेमेंट करते हैं उसी टाइम में हमें कैश डिस्काउंट मिलता है, सेल ऑफ गुड्स के टाइम में क्या मिलता है मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिलता है। तो ये ऑप्शन 2 रॉन्ग हो जाएगा। और कैश और इसमें थर्ड ऑप्शन है विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स के टाइम में हमें क्या आता है ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट नहीं मिलता, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका कैश डिस्काउंट में क्या हो गया फर्स्ट जो आंसर जो है फर्स्ट चॉइस जो है ये करेक्ट हो गया, विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हुआ। इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको ज़्यादा कवर कराना एक वीडियो पॉसिबल नहीं है। तो जो भी आपके फर्दर डाउट है, कोई क्वेश्चन रिलेटेड डाउट है कि जो आपको अभी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे मेल आईडी पे आप मुझे वो अपने क्वेरी रेज कर सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। जल्दी देने की कोशिश भी करूँगा, विदिन अ वीक आई विल रिप्लाई टू योर क्वेरी। ठीक है, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।